अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत पाकिस्तान में जारी कशमकश का अक्स होती है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज ने यह सियासी मकूला गलत साबित कर दिया है। और अगर ये मुशाहिदा वाकई दुरुस्त होता तो आज़ाद कश्मीर की वादियों में कहीं तो पनामा लीक्स का जिक्र होता और मुस्लिम लीग नून शर्मिंदा हो जाती। वज़ीर आज़म की बीमारी को इल्ज़ाम की तरह पेश करने वालों की कुछ पजीराए तो कश्मीरी अवाम भी करते कि जो तहरीक चलाने के ऐलानात कल रात टेलीविजन स्क्रीन्स पर गूंज रहे थे, कश्मीर में इनको कुछ तो वजन मिलता। एक और अंदाजे के मुताबिक शायद चले कह लीजिए कि कश्मीर वाकई पाकिस्तानी सियासत का अक्स ही पेश कर रहा है। गुलजारों और कोसारों ने भी पीपल्स पार्टी के साथ वही सलूक किया है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसके साथ हो चुका है, यानी कि इसे देश निकाला दे दिया है और बता दिया है कि बेअमली और बदउनवानी को भुट्टो के नाम तले छुपाया नहीं जा सकता, चाहे ऐसा करने वाला भुट्टो का नवासा ही क्यों ना हो। कश्मीरियों ने तहरीक इंसाफ को भी समझाने की कोशिश की है कि ख्वाहिश इक़्तिदार पूरा होने के लिए सब्र का ज़रूरी है। नाज़रीन, कश्मीरी बड़े समझदार लोग हैं। उन्होंने हम सबको समझा दिया कि वोट ही तब्दीली का रास्ता है और इनकलाब का भी। अब गैर रस्मी नताइज जो सामने आ रहे हैं उनसे क्या पिक्चर पेंट हो रही है, इनके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब और मुश्ताक मिन्हाज भी, कि जो सहाफ़त से सियासत तक का सफ़र तय कर चुके हैं। पहला इलेक्शन था उनका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बताइएगा सर कि ये लेट्स स्टार्ट विद पीपल्स पार्टी, मुझे बताइएगा कि ये इतने बुरे रिजल्ट्स क्यों? देखिए, एक तो जो आफ्टर एन एग्रेसिव कैंपेनिंग ऑफ बिलावल, जी हाँ, मेरा ख्याल है ये उसके लिए ज़्यादा सेटबैक है। अगर बिलावल ना आते तो शायद एक भरम रह जाता पीपल्स पार्टी का। लेकिन जो 5 साल की कारकर्दगी थी यहाँ पर, आप क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया की नज़र जो है वो कोहला के उस पार नहीं जाती कि हुकूमत क्या कर रही है। वहाँ भी करप्शन के चर्चे जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से ज़्यादा थे। और हैरानगी की बात यह है कि करप्शन का मंबा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस कम और जरदारी हाउस इस्लामाबाद ज़्यादा था। कि आज़ाद कश्मीर आपको पता है छोटी सी एक आबादी है, पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट जितनी आबादी है आज़ाद कश्मीर की। अगर वहाँ का सेक्रेटरी पैसे देकर अपनी मर्ज़ी का महकमा लेगा, वज़ीर पैसे देकर अपनी मर्ज़ी का पोर्टफोलियो लेगा, डायरेक्टर पैसे देकर अपनी मर्जी के महकमे में जाएगा, तो वहाँ बात ढकी छुपी नहीं रहती। ये ज़बान ज़द आम थी। इसीलिए जब परसेप्शन करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी का कायम रहा है था। और जब बिलावल ने पहली मीटिंग ली आज़ाद कश्मीर की, तो चंद वज़रान ने बिलावल से ये कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद वो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हम कुछ रिजल्ट दें तो यहाँ एक दफ़ा आप करप्शन को कंट्रोल करें। लेकिन करप्शन को कंट्रोल करने का मतलब यह था कि जरदारी हाउस से कंट्रोल करें। अगर आपने कंट्रोल ना किया, बहुत से वज़रा के ये बयानात ऑन रिकॉर्ड थे, तो हमारा हशर भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन उस वक्त कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अमूमन आप देखते हैं कि वफाक की जो जमात होती है वो वैसी एक प्रायोरिटी ले लेती है आराम से, बिकॉज सारा जो हेल्प है, सारी जो हेल्प लाइन है, पैसे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो उधर से आनी है। मगर दैट बीइंग सेड, सड़कों का बहुत बुरा हाल है कश्मीर के अंदर, तबाह हुई नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ तो बना दी, कॉलेजेस तो बना दी, पीपल्स पार्टी ने सड़कों पे बिल्कुल काम नहीं किया। और कौन सी जमात बहुत इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में? मुस्लिम लीग नून। आपको लगता है कि ये भी एक अहम इशू था? मेरा हाल है इस इलेक्शन में ना तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने तमीर और तरक्की को इशू बनाया। बिलावल अगर यहाँ से जाते रहे तो उन्होंने ना तो ये इस बात पे किया कि हमारी हुकूमत ने क्या किया है, डिलीवर जो किया है, ना उन्होंने ये बताया कि मीरपुर के मसाइल क्या है, ना बताया कि मुजफ्फराबाद के मसाइल क्या है। खान साहब ने भी किया, इमरान खान साहब ने भी। ये खबरें हैं कि 25-30 करोड़ तक पैसा लगाया गया है हर हल्के में, बड़ी इधर पानी की तरह जो है वो पैसा बहा है। देखें, मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन लड़ना एक बड़ा मुनाफा बख्श काम भी है। क्योंकि यहाँ से हमारे जितने लोग बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो वहाँ एक ट्रेंड है कि जिस कबीले का आदमी लड़ रहा हो वो पूरा कबीला बरतानिया से पैसे जमा करके अपने कैंडिडेट को देता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मीरपुर डिवीजन में हर हल्के में इलेक्शन लड़ने वालों की तादाद 8-8, 10-10 थी। वो सारे इलेक्शन जीतने के लिए नहीं गए थे। तो सर, इन नटशेल अगर कहा जाए, ये एक बहुत बड़ा बाय इलेक्शन था पाकिस्तान का, और मैं तो कल भी कह रही थी कि जो भी जीतेगा उसके लिए बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री होगी एक। मुस्लिम लीग नून को जो 12 इवन दो वो वफाक में है वो मिल गई है। सो इन नटशेल इमरान खान, इसको मैं जरा इस तरह से नहीं लेता हूँ। एक मॉरली तो मुस्लिम लीग को एज हुआ,
लेकिन गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ था 2011 में आज़ाद कश्मीर का, तो वहाँ कोई PMLN की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने भी 8-9 सीटें ली थी, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान का इलेक्शन जीत के, तो क्योंकि वहाँ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्र टोटल 6 माह है, तो इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि 6 माह में अगर वो 3, 4, 5 सीटों पे चली जाती है तो हो सकता है अगले 5 साल में बेहतर हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ वहाँ नाकाम हो गई तो यहाँ भी नाकाम हो जाएगी। इसको इस तरह मैं बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारा साथ देने का। यानी कि इमरान खान का पैगाम जो है क्या चमक धमक हो रहा है या नहीं, भट्ट साहब उनको नहीं लगता कि ये इलेक्शन जो है वो उसका आकाश है। साथ 2 साल बाद बहरहाल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में रह के भी आज़ाद कश्मीर के अंदर इम्प्रूव ना कर सकी, तो वाज़े आज सवाल बिलावल भुट्टो से ये है कि क्या पीपल्स पार्टी के अंदर इस्लाह की गुंजाइश नहीं रही अब? दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड। एक छोटा सा वक्फा के बाद फिर हाजिर होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 माह और 12 दिन के बाद इस्लामाबाद दारुल हुकूमत वापस पहुंच चुके हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 माह और 12 दिन के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने कौमी सलामती कमेटी की एक अहम मीटिंग तलब कर ली है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस अहम मीटिंग में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद, 3 आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स, डिफेंस मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना, मुशीर बराए कौमी सलामती और मुशीर बराए खारजा अमूर मौजूद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और कराची ऑपरेशन जैसे दाखिली अमूर के अलावा खारजा में मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान से मुतल्लिका सरहद पर कशीदगी अहम मौजू होंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये 6ठी कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं, इसकी सदारत करेंगे। 2.5 माह की गैर हाजिरी के बाद वज़ीर आज़म को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इनमें सबसे अहम मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल, कराची ऑपरेशन और बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर में शुरू होने वाली कशीदगी पर पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी देना है। इसी के साथ साथ अहम तरीन खबर की जानिब चले नाजरीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाने बाला में तहरीरी जवाब जमा कराते हुए अस्करी इदारों के मातहत चलने वाले मुनज़्ज़म कारोबार से आगाह किया है। वज़ीर दिफा के मुताबिक फ़ौज 50 के करीब प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स और हाउसिंग स्कीम्स चला रही है कि जो फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ के पास हैं। फौजी सीरियल्स, फाउंडेशन गैस, फौजी फर्टिलाइजर्स, फौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, फौजी मीट, फौजी ऑयल टर्मिनल्स, ये तमाम तर इदारे सिर्फ फौजी फाउंडेशन के अंडर आते हैं। पूरी दुनिया में 3 रियासतें ऐसी हैं कि जहां फौज बाकायदा तौर पे कारोबार करती है, मिस्र, बर्मा और पाकिस्तान। तीनों ममालिक के हालात कम व बेश गिव और टेक एक से हैं। मिस्र में रोज़मर्रा इस्तेमाल, खुर्दोनोश, पीने का पानी, तामीराती काम, ज़मीन की बहाली और सियाहत का कारोबार फ़ौज के मातहत है। फ़ौज के कारोबार के हुजम का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, मगर कीप इन माइंड मजमूई कौमी पैदावार का 8 से 40% है ये। नाज़रीन, यही हाल बर्मा का भी है। इकॉनमी का एक लार्ज पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा फ़ौज चलाती है। बर्मा का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कि जिसमें इंडस्ट्री और मुख्तलिफ कंपनियाँ आती हैं, फ़ौज के मातहत है। तीनों रियासतें अमन व अमान की गैर यकीनी सूरत हाल अंदरूनी और बैरूनी हैजान से गुजर रही हैं। मिस्र में फ़ौज 1953 से है। बर्मा में ये 1962 के बाद अभी हाल ही में 30 मार्च 2016 को इक़्तिदार जमहूरी हुकूमतों को मुंतकिल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पहलू में कदरे खुशकिस्मत है। जमहूरियत के मुसलसल दूसरे दौर से गुजर रहा है, मगर यहाँ भी फ़ौज के कारोबार पे चेक एंड बैलेंसेज, पार्लिमानी ओवरसाइट, पार्लिमान में बहस, कायमा कमेटी में तस्करा और ऑडिट उतना ही ममनू है कि जितना कि इन 2 रियासतों में है। पाकिस्तान की दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ छावनियों के अंदर देखा जाए तो फ़ौज 33 पेट्रोल पंप और 65 शॉपिंग सेंटर्स चला रही है। कराची में रेंजर्स का दूध बेचने से पेट्रोल पंप तक का कारोबार अलग है। कमाए गए पैसे की एक पाई भी जो है वो कौमी ख़जाने में नहीं जमा कराई जाती। अब ये ऐसा क्यों है? बहरहाल ये सवाल जो है 34 साल जमहूरियत अभी करने के काबिल नहीं है। आपको बताते चलें कि अगर क्लियर लाइंस डिवाइड करनी है, जिस तरह के बहुत से डेमोक्रेट्स इस मुल्क में चाहते हैं, छोटी सी बात के ऊपर रेटरिक शुरू हो जाता है कि जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को ना कुछ हो जाए, तो ये जहन में रखना होगा कि गवर्नेंस के ज़रिए इतना कंट्रोल सिविलियन गवर्नमेंट्स को लेना होगा कि वो ये क्लियर लाइंस ड्रॉ कर सकें। पहले ये फुटेज देखिए। नाजरीन, इस फुटेज में बिल्ले के इर्द गिर्द इसकी मरगूब ग़ज़ा चूज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं, मगर ये ज़िंदा और सलामत हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए, इनमें चूज़ों की कोई फंकारी नहीं है, क्योंकि बिल्ला अभी झपटने के मूड में नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे
हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कौमी असम्बली के अंदर जिक्र किया और बात की कि पॉलिसी जो है वो सियासतदानों के हाथ में होनी चाहिए, गिले शिकवे किए। अचकज़ई साहब बहुत दफ़ा ये बातें करते हैं, मगर पिछले 48 घंटों में सेनेट में पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स बड़ा बरसे हैं, इंक्लूडिंग फ़रतुल्लाह बाबर साहब, पॉलिसी के हवाले से कि GHQ में नहीं, ये सियासतदानों के हाथ में इख्तियार होना चाहिए। और उन्हीं के सवाल के जवाब में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने डिटेल्स तहरीरी तौर पे जमा कराई हैं, इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? देखें, ये तो एक हकीकत है कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद इलेक्शन जीत कर आए तो उस वक्त असलम बेग और इसाक खान वालों ने बेनज़ीर साहब को इक़्तिदार नहीं दिया और ये तय हुआ कि ये चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। तो ये तो एक हकीकत है कि अफ़गान इशू है, इंडियन इशू है, न्यूक्लियर इशू है, फलाना इशू है। अब धरनों के बाद सारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्हीं के पास आ गई है। ये तो पता है, मेरा सवाल आपसे कुछ और है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आप गिले शिकवे तो करते हैं, आपके भी हाथ बंधे हुए थे पिछले दौरे हुकूमत में, इस बार भी आपके डिमांड्स और तस्करे बहुत हैं आइडियोलॉजिकली और ऑन पेपर आप सबको पता है होना क्या चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि इख्तियारात लेते क्यों नहीं हैं? अगर ये तहरीरी जवाब ख्वाजा आसिफ ने जमा कराया है सेनेट में, तो इसके ऊपर नज़रसानी करने के लिए हुकूमत तैयार क्यों नहीं है? देखें मैं सब, ये एक हिस्टोरिकल एक स्ट्रगल है जिसमें अगर जमहूरियत का तसलसल सही रहता है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है तो ये चीज़ें सब उनसे ली जाती है। इस वक्त अगर मियाँ साहब ने खुद ये स्पेस दी है उनको, मियाँ साहब को चाहिए ज्वाइंट सेशन करें, यही बात कही गई कि ज्वाइंट सेशन करें और जो चीजें दी गई हैं वो इंक्रोच हुई है वापस ली जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मौजूद थे, कह रहे स्पेस दी है वो वापस ली जाए, मगर ये कहना कदरे आसान होता है। जो भी सिविलियन गवर्नमेंट आती है ये स्पेस लेने के लिए बारहा एक दामन भी पाक होना चाहिए, गवर्नेंस भी बेहतरीन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पनामा की वजह से और पिछले 3 साल के अंदर जो हमने हालात देखे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक के हवाले से, तालिबान से पहले नेगोशिएट करना, फिर डायलॉग करना और फिर नेशनल एक्शन प्लान के जरिए जो एक ट्वीट भी आई कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है इट्स नॉट पिकिंग अप इट्स स्लैक, इट्स नॉट पुलिंग अप इट्स सॉक्स। इस तरह के जब पैगामात आते हैं तो वाज़े तौर पे पता लगता है किसका पलड़ा भारी है। ये गुंजाइश ना दी जाए किसी और को, ये भी बहरहाल फैसला सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं करना। एक छोटा सा वक्फे के बाद अमेरिका की अटलांटिक मीडिया कंपनी रिपोर्ट का आपको सुनाएंगे। स्टे विद अस न्यूज़ आई। Again to News Eye, we're going to start with a brilliant piece of news of today. नाजरीन, अमेरिका की अटलांटिक मीडिया कंपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की दीगर स्टॉक एक्सचेंजेस को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2016 में एशिया की बेहतरीन और दुनिया की 5वीं बेहतरीन स्टॉक मार्केट के तौर पर सामने आ चुका है। अब पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी कहा गया है कि इसकी कारकर्दगी भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका से कहीं बेहतर है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल ही ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तान को एशियाई टाइगर करार दिया था, जबकि जून 2016 में MSCI जो है उसने कराची स्टॉक एक्सचेंज की क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर की थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के $40 बिलियन की सरमायाकारी के बाद तिजारत में इजाफा और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होगी। साथ ही बिजली सनतों के अलावा आम आवाम को भी मुहैया होगी। जबकि GDP ग्रोथ रेट की जो 2015 में 4.2% था, 2016 में 4.5% तक पहुंच जाएगा। रुशीर शर्मा की जो मॉर्गन स्टैनली में हेड ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन्होंने अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस में लिखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो रवायती तौर से सुस्त रवि से मुईशत में आगे बढ़ रहे थे, आज जनूबी एशिया की उभरती हुई मुईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसके क्या मुहर्रकात हैं? इज इट सस्टेनेबल और नॉट? पूछेंगे नसीम बेग से। आप वाइस चेयरमैन हैं MCB आरिफ हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। नसीम बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हैज एज वी सी आउट परफॉर्म्ड इंडिया एंड चाइना, और ये एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक आलमी सतह पर 5वीं सबसे कामयाब स्टॉक इंडेक्स के तौर पर पहचानी जा रही है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? जी महर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिस पे जो शेयर प्राइसेस और जो इंडेक्स में जाती हैं, वो सारी कंपनीज़ की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत अच्छी और रोबस्ट रही है हिस्टोरिकली। एंड ये सिर्फ इस नहीं है, अगर आप
पिछले 10-15 साल ले लें तो कंसिस्टेंटली ऑन द होल एक आध साल बीच में ऊपर नीचे ज़रूर हुआ होगा। हमारी जो ओवरऑल रिटर्न इन द मार्केट है, एंड बाय दैट आई मीन जो अगर किसी ने शेयर में पैसे लगाए 10-15 साल पहले और उसका अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालें तो वो कोई 20-25% डॉलर टर्म्स में पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बढ़कर है। तो ये मतलब कि जो रुपी डिवैल्यूएशन वगैरह सारा अकाउंट फॉर करने के बाद डेफिनेटली अबव 20%। मगर बेग साहब, डोंट यू फील द स्टॉक मार्केट डजंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? यानी कि एक मखसूस सेंटिमेंट को ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन मुईशत की जनरल हेल्थ या अमूमी सेहत जो है इसकी आईनादार नहीं है। चंद कंपनियां जिनकी अर्निंग्स अच्छी खासी ग्रो करती रही हैं, इसमें बैंक्स भी हैं। अदर देन ये पिछले 2-1 साल में जो ऑयल प्राइसेस डिप्रेस हुई हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज भी हैं, बाकी हमारी सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह, ये सारी कंपनियां इसलिए बढ़े हैं इनके दाम के इनकी अर्निंग्स बढ़ी हैं। बाकी इकोनॉमी से किस हद तक रिलेट करती हैं नहीं करती हैं, देखिए अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें, सीमेंट्स ले लें, तो वो तो रिफ्लेक्ट करते हैं कि वहाँ कहीं से इकोनॉमी से डिमांड आ रही है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। बैंकिंग का अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बैंकों ने बहुत पैसा कमाया है, नॉट बाय लेंडिंग इनटू द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के बैठे रहे हैं, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो मतलब बेशक बैंक पैसा कमा रहे हों, बैंक्स हेल्दी हों इंडिविजुअली क्योंकि पैसा कमा रहे हों और ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हुआ है, आगे बिजनेसेस को कम लेंड कर रखा है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फ्रॉम ए इन्वेस्टर इन अ बैंक तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, प्योरली अगर मैं अपनी नैरो इंटरेस्ट ले लूँ। इसी तरह ऑयल एंड गैस, जब तक के ऑयल एंड गैस प्राइसेस वगैरह बढ़ती नहीं वगैरह इन दी मैनी ईयर्स प्रीसीडिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो उसकी वजह से वो स्टॉक्स भी बढ़ते रहे। अगेन मे बी नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी के, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमी इम्पोर्टेड एनर्जी पर डिपेंडेंट है, उसमें हमने बहुत तकलीफ़ देखी। तो ज़रूर कुछ चीज़ों में डिस्कनेक्ट है, वो ऐसी कंपनियों में, ऐसे बिजनेस सेक्टर्स में जो ओवरऑल इकोनॉमी से डिस्कनेक्ट रहा है और शायद रहेगा भी। एब्सोल्युटली सर, सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट रन अप सो फार, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं? जी देखिए, सस्टेनेबिलिटी में इट विल डिपेंड इंटायरली ऑन हाउ द इकोनॉमी गोज़ गोइंग फॉरवर्ड। बैंक्स ने जितना मज़ा लेना था ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह लेकर तो बहुत कमा लिया, लेकिन उस वक्त चूँकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट था, उन बॉन्ड्स पे तो बहुत पैसा कमाया। अब चूँकि तेल के दाम गिरे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, तो अब बैंकों को उस मज़े की कमाई नहीं होगी अनलेस दे गो आउट एंड लैंड इन द इकोनॉमी, जो उनके ऊपर अब प्रेशर आएगा। लैंड तो वो ज़ाहिर है बिजनेसेस वगैरह अपनी एक्सपेंशन में वगैरह लगाएंगे और उसकी वजह से फिर ग्रोथ होनी चाहिए। नज़र भी यही आ रहा है कि ख़ास तौर से अगर आप सीमेंट सेक्टर वगैरह देखें तो उसमें खासा री इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। ये जो बात होती है कि हमारी इकोनॉमी के अगर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आइंदा क्या होने जा रहा है, तो एक साइड पे जो सबसे बड़ी चीज़ हमें होल्ड बैक कर रही थी वो हमारी एनर्जी शॉर्टेज है, जो एड्रेस होना शुरू हो गई है कुछ हद तक। तो ऑटोमेटिकली चूँकि ये नॉट आर डूइंग, मतलब किस्मत थी कि तेल के दाम गिर गए और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड एनर्जी पर, तो उसकी वजह से जो बहुत से फ्यूल्स वगैरह बहुत महंगे पड़ते थे, फर्नेस ऑयल वगैरह, वो भी इस्तेमाल में आना शुरू हो गया। LNG की सप्लाई आ गई, तो जो एनर्जी शॉर्टेज आज से 1-1.5 साल पहले थी वो आज उस हद तक स्टार्ट नहीं है। साथ साथ में कुछ नई कैपेसिटी इंस्टॉल होनी शुरू होगी जो अगले 2-1 साल में कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो तो पॉजिटिव है। लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, लो इन्फ्लेशन रेट एनवायरनमेंट इज़ यूजली गुड फॉर ग्रोइंग एन इकोनॉमी, जिसमें फिर इन्वेस्टमेंट जाता है बिजनेसेस वगैरह में। बिजनेसेस कंफर्टेबल फील करती हैं कि वो बोरो कर लें और कुछ बढ़ा लें अपनी कैपेसिटीज़ वगैरह। फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है, उसी से रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइटम्स। अगर हम स्टील ले लें तो हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन
about 35 to 37 kilograms ہے. مطلب ایک شخص ایوریج 37 کلو گرام سٹیل کنزیوم کرتا ہے پاکستانی. ہندوستان میں کوئی 90 کلو گرام ہوتا ہے, اور چین وغیرہ میں 300 سے 500 ڈفرینٹ ڈیولپڈ اکانومیز میں آپ چلے جائیں. تو ابھی تو ہم نے بہت دور جانا ہے, اور ہماری ینگ پاپولیشن ہے, تو پرووائڈیڈ ہمارے ہاں کوئی سیریس مس ہیپ نہ ہو, آن ٹریک رہیں. Politically we see a lot of tensions, but fundamentally all parties are agreed on the same agenda. Direction ایک ہی ہے, which is growth led through the private sector, but with some role of the government. So بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہم ابھی حال ہی میں ہم نے چینجز دیکھے ہیں فائنانس بل میں جو لائے گئے ہیں ڈی سی ریٹ سے آن ٹو دا مارکیٹ ریٹ, تو ریئل اسٹیٹ میں بھی جو تبدیلی آ رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ بھی اثر انداز ہوگی ایکویٹی مارکیٹ کے اوپر, اور جو اوور آل انویسٹمنٹ کی ری الائنمنٹ ہے وہ کس طرف ہوگی؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ میں نو ڈاؤٹ کہ پچھلے چند سالوں میں جو جس طرح کا رن اپ آیا ہے, وہ جو ایک ایوریج ڈیمانڈ ایک نارمل ایک سٹیزن کی ہوتی ہے کہ مجھے مکان بنانا ہے یا فلیٹ خریدنا ہے, اس کی وجہ سے اتنی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی, بلکہ یہ بہت سا پیسہ چیز کر رہا تھا لمیٹڈ ریئل اسٹیٹ کو. جو پیسہ انڈاکیومنٹڈ ہے اس میں کچھ حد تک تو ٹیکس ایویڈڈ ہوگا, بٹ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس میں حصہ کرمنل منی کا بھی ہوتا ہے, جو ایل گاٹن منی ہوتا ہے فار آل سارٹس آف کرمنل, اینڈ اس کے علاوہ پھر یہ ٹیررسٹ منی بھی چھپ جاتا ہے ادھر, ہر قسم کی اس میں جتنے بھی ایب ہیں وہ سب جا کے وہاں چھپ جاتے ہیں. تو وہ تو ایک میجر بہت فنڈامنٹلی تو صحیح میجر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, اس اسٹرکچر کو, اور نارمل اکانومی میں لایا جائے. اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ جو ٹیررزم اور باقی کرمنل منی کے چھپنے کے راستے ہیں وہ کچھ بند ہوں, اور اس کے علاوہ جو ایوریج ریئل اسٹیٹ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں, وہ ایوریج جو ایک ہوم بائر ہے اس کی دوبارہ کیپیسٹی میں آ جائے, ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہو جائے, ڈاکیومنٹیشن کی طرف ہم چلے جائیں. بٹ اس میں چونکہ انسرٹنٹی ایک سیکٹر میں جب آ جاتی ہے جہاں ایزی تھا ٹو ہائڈ منی, تو پھر وہ ایونیوز اور بھی ڈھونڈتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کچھ منی فلوز اسٹاک ایکسچینج کی طرف آئیں گے. ظاہر ہے اسٹاک ایکسچینج میں اب سارا پیسہ ڈاکیومنٹڈ ہے, جو چند سال پہلے اس پہ کیپٹل گین ٹیکس آ گیا تھا تو اس کا, لیکن اسٹرکچر بہت اچھا ہے کہ ہمارے کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو ہر ایک کا ٹیکس ورک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کتنا گین ہے, اور وہ جمع ہو جاتا ہے. اس میں انڈیویجول جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈے ٹو ڈے. اچھا, سو بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہمیں بہت آگے نظر آتی ہے, اٹس فار اہیڈ آف اٹس پیئرز ان ٹرمز آف ویریس انڈیکیٹرز, چاہے ویلیویشنز ہو, ڈیویڈنڈ ییلڈ ہو, یا آپ کا کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی ہو, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بتائیے گا لیکن ہم پھر بھی اتنا کم پی ای ملٹی پلائر پہ کیوں کام کرتے ہیں پاکستان میں, 8.8% غالباً ایز اپوز ٹو دوسرے ممالک جو 22% تک جاتے ہیں؟ جی دیکھیے, ہسٹوریکلی ہمارا یہ 8 سے 10% رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں ہوتے تھے, تو اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے. اب چونکہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد ہمارے انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں, اور یہ ٹائم ول ٹیل کہ یہ اگر انٹرسٹ ریٹ اس لیول پر سسٹین ہوئے تو پھر تو ہم امید رکھیں کہ ہمارا بھی ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ 12, 13, 14, 15 ٹائمز پر چلا جائے. لیکن ہسٹوریکلی جو ارننگز ملٹیپل ہے, آپ اس طرح دیکھ لیں کہ اس کو بالکل سمپلسٹک ٹرمز میں اگر کہہ لوں, اگر میں کہیں انویسٹ کرتا ہوں اور بہت رسک نظر آ رہا ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پے بیک 1-8 سال میں آ جائے, اور اگر میں کہیں بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہوں تو 10-15 سال کے لیے بھی انویسٹمنٹ ہورائزن لگا لیتا ہوں تو پے بیک پیریڈ کا. تو یہ اسی کا ایک ایکویولنٹ میجر ہے کہ آپ جو ارننگز ملٹیپل ہے وہ سو مینی ایئرز آف ارننگز ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم لگتا ہے فار کانفیڈنس ٹو کم ان اینڈ بیکم لانگ ٹرم کانفیڈنس رادر دین شارٹ ٹرم, جو جس طرح آپ نے شروع میں کہا کچھ اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے. تو I think it will take time for us to get there and to be able to stabilize. Inshallah ta'ala, absolutely. بہت بہت شکریہ نسیم بیگ صاحب. It was a pleasure for you to join us. Vice Chairman MCB عارف حبیب سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بات کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح علم کسی کی میراث ہے اور نہ ہی ذہانت کسی کی باندھی ہے. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर अभी आ रही है कि असद खरल के जो फ्रंट मैन बताया जा रहा था उन 22 अफराद का, जिनमें से 6 के ऊपर हेड मनी लगाई गई हुई थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, उसको हसास इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। हसास इदारों के आगे जो है वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन और डिटेल्स नहीं दी जा रही, मगर आपको बताते चलें कि ये वही किस्सा है जिसकी वजह से हाल ही में अभी सिंध हुकूमत और रेंजर्स के दरमियान इख्तलाफात और टेंशन जो हैं वो एक दफ़ा फिर जोर पकड़ गई थी, जिसकी वजह से एज वी स्पीक राइट नाउ 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी रेंजर्स की स्टे या पावर्स के हवाले से कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, या फ़कत 147 के तहत उनकी जो प्रेजेंस है कराची में उस हवाले से भी कोई एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। ऑफ कोर्स अभी मसला पड़ा हुआ है, डिमांड ये की जा रही है कि कराची से बढ़कर पूरे सिंध तक रसाई दी जाए, अंदरूनी सिंध तक रसाई दी जाए, कि जो कि सिंध गवर्नमेंट बारहा देने को तैयार नहीं है। आज इसी हवाले से कायम अली शाह साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफ भी किया और बताया जा रहा है कि जल्द अज जल्द वो दुबई के लिए भी रवाना हो जाएंगे, जिधर आसिफ अली जरदारी साहब से अहम अहकामात लेके वापस आएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सलमान साहब, क्विकली दो अहम खबरें, बट बिफोर, ये जो अभी खबर आई है कि असद खरल को हसास इदारे ने पकड़ लिया है, How do you take it, sir? Because if it's law enforcement agencies की जिनकी प्रेजेंस है कराची में, वो तो रेंजर्स हैं, उनकी तो फॉरगेट एक्स्ट्रा पावर्स, उनको तो सिरे से प्रेजेंस के ऊपर भी अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। जी, ये बात मुबहम है कि हसास इदारे से क्या मुराद है, आपने ठीक तज़किरा किया। अब ये बात जब खुलेगी कि किस इदारे ने उनको पकड़ा है, ये FIA है, ये कोई फौजी इदारा है, नीम अस्करी इदारा है, फिर बात वाज़े होगी, लेकिन ये बात वाज़े होनी चाहिए। किसी को पकड़ना मामूली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान अकरम राजा के साथ साथ द टॉप एंड द मोस्ट हार्टनिंग स्टोरी ऑफ द डे, उस पर ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इल्म किसी की मिरास है और ना ही जहानत किसी की बांदी है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लाहौर मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहान में गरीब तलबा ने नुमाया पोजीशंस लेके ये साबित कर दिया है, देव एस्टैब्लिश्ड इट। एंड नाज़रीन, लेट्स बिगिन विद अल्लाह देता। अल्लाह देता उन गरीब मगर खुश नसीब तलबा में शामिल है कि जो कठिन हालात के बावजूद तीसरे पोजीशन लेकर बड़े बड़ों के बच्चों पर बाजी ले गया है। अल्लाह देता का वालिद गधा गाड़ी चलाकर जिंदगी की गाड़ी खींच रहा है। 11 बच्चों समेत 13 लोगों के इस खानदान की यौमिया आमदन सिर्फ 4 से 500 रुपए है। हैव अ लुक। मैं दिन से रात मेहनत करता था, मेरे वालिद साहब जो दिन से रात सख्त मेहनत करते थे और era मुझे इसका एहसास था, और इसलिए मैं सख्त मेहनत की, और जो चीज़ मेरे पास नहीं होती थी मैं किसी दोस्त से मांग लेता था और इससे तैयारी कर लेता था। मैं जहाँ पर पढ़ता था वहाँ पर era जो पंखा था वो भी ठीक नहीं था, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं पढ़ता रहा हूँ। और जब लाइट नहीं होती थी तो एमरजेंसी लाइट मेरे पास होती थी, और जब वो भी मदम हो जाती थी तो फिर मैं मोमबत्ती जला लेता था और दिन रात मेहनत करता था। और अपने और जो मेरे वालिदैन की मेहनत करते थे सुबह से लेकर शाम तक, और वो मेरी आंखों सामने रहती थी, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ इतनी मेहनत की है और आज मैं इसी पोजीशन पर खड़ा हूँ। हमारा बेटा ये कहता था अबू मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके तो मैं कुछ बनूँगा। हमारी एक बेटी ने पहले मैट्रिक किया, तो मैं ये रेहड़ी चलाता था, शाम को लेकर आता था, तो सुबह को मैं रात को खा कर सो जाता था। 3 किलो आटा ले आता था, वो 3 टाइम हम ऐसी गुजारा करते थे। ये बच्चे हमारे, मुझे एक लगन थी, एक शौक़ था, सिर्फ हमारे गरीबी थी, और मेरे दिल में शौक़ आया किसी टाइम रोटी नहीं पकती तो ना पक्के मेरे बच्चे पढ़े, मैं आप खुद न पढ़ूँ। मुझे इस चीज़ की कदर आई, कदर से शौक़ उठा कि मैं बच्चों को पढ़ावां। कि किनू अज कापी की जरूरत है, उन्हें कहा अबू जी कापी लै दो, उन्होंने कहा कि बेटा जी अज नहीं हैगी। जब मेरी जेब से पैसे है ना 20 रुपए की एक कापी मामूली होती सी, पहले 5 रुपए की होती सी, फिर 10 रुपए की होती सी, फिर 20 रुपए की हो गई मामूली कापी। मैं वो किसी टाइम नहीं सी होंदा, मैं कहना हाँ पुत्र अज गुजारा कर लै, कल तेन लै देंगा। उस बाद मेरी लगन थी कि मेरे बच्चे पढ़े, और वो उस बच्ची ने मैट्रिक किया। उस तो बाद मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर सका। उस तो बाद मेरे बेटे ने मैट्रिक किया,
ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਸ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਨੇ ਵਸੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई किराया कोई चीज़ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं कुछ भी हल नहीं कर सकता। हम रेहड़ी चलाते हैं, मंडी से सब्जी लेते हैं, वो फरोख्त करते हैं, बाहर बेचने हैं। कभी 500 बच जाता है, कभी 400 बच गया, कभी 600 बच गया, कभी 700, कभी 800, कभी 900। और सही कि घर का खर्चा मेरा होवे। आ महंगाई का दौर है, तुहानू पता किस घर चो सुबह नू 6, 7 या 8 बच्चे निकलन स्कूल वास्ते, वो अगर थोड़े थोड़े भी लैन तो 300-400 लै जाते। तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा मैं। उस अल्लाह ताला अगर रेडी चलाने वाले अल्लाह दित्ता के वालिद और अल्लाह दित्ता की अपनी कहानी से आपका दिल नहीं हिला, आंखें नम ना हुई, तो फिर उज़्मा वारिस की भी सुन लें। नाजरीन, उज़्मा वारिस अपने गरीब वालिदैन की वो होनहार बच्ची है कि जिसके वालिद को गुर्दों का अर्जा लाहक है और माँ घर की वाहिद कफील है। उज़्मा की वालदा लोगों के घरों में काम करती है और घर का नफ़का भी इसी तरह पूरा करती है, अपनी बच्ची को इसी तरह ही पढ़ाती है। उज़्मा ने भी टॉप पोजीशन हासिल की है और अपनी माँ की मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई क्योंकि अबू बीमार थे और इसलिए घर का खर्चा अम्मी चलाती थी घरों का काम करके, और बहुत मुश्किलात के साथ मैंने पढ़ाई की है। जब लाइट नहीं होती थी तब मैं लाइट फ़ोन पे कभी लाइट जगाकर वो मैं पढ़ाई किया करती थी। मेरी टीचरें और जो सर हैं वो मुझे बच्चों से सेकंड हैंड बुक्स ले देते थे। मेरे अबू के गुर्दे ख़राब है और सांस का भी मसला है, उनसे चला नहीं जाता है ज़्यादा। घर करनी है, किसी तो 200 ले लिया, किसी तो 300 ले लिया, वो तो घर का टोरा टोरिया। 2 बच्चियां ने। यही तो हमारे असल हीरो हैं। लेकिन कहानी इधर नहीं खत्म होती नाजरीन। तीसरी पोजीशन लेने वाला रफाकत है। ये भी एक मोटर मैकेनिक का ही बेटा है। वालिद के सर 7 बच्चों की तालीम का भारी बोझ है और उसके साथ साथ दूसरी पोजीशन लेने वाली सिद्रा का वालिद जो है वो रिक्शा ड्राइवर है। सिद्रा बजाते खुद सिलाई करके वालिद का हाथ बटाती है और अपनी पढ़ाई के अखराजात भी इसी तरह पूरे करती है। यानी कि क्या समझे आप, मेहनत शाफ़ा और जद्दोजहद की ये दास्तानें इन बच्चों की अजमत को सलाम करने पर मजबूर कर रही हैं। आई लिटरली हैव गूज बम्प्स टुडे। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने हालात की सख्ती और गुर्बत के जबर के बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने इस निज़ाम हुकूमत के आगे दिल छोटा नहीं किया कि जहाँ रियासत पूरे बजट का सिर्फ फ़कत 2% जो है वो तालीम पे खर्च करती है, जहां मेट्रो बस के नाम पर 45 अरब खर्च तो कर दिए जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को टाटों के तालीमी मेयार से बेंचों तक बुलंद नहीं किया जाता।